मैं हूं रंजीत कुमार और यह है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश की नजर। हम अपनी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड डालते हैं जो एक तरह से आपके लिए ईवीएम की तरह है। जैसे ही आप एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी और आप अपना जवाब चुनकर उसे सबमिट कर दीजिए और समझिए कि आपका वोट हो गया। तो देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार। आप बड़ी संख्या में आज वोट करिए क्योंकि मुद्दा है बेहद खास। मूड मीटर में आज का एजेंडा है ऑपरेशन कॉकटेल पार्ट 2। कल हमने जल बोर्ड घोटाले में किया था एक बड़ा खुलासा और आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के शराब घोटाले की एक्सक्लूसिव फाइल। और ये एक्सक्लूसिव फाइल क्या कहती है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले पर नवभारत का बहुत बड़ा खुलासा, नवभारत पर शराब घोटाले का सबसे बड़ा सबूत आज हम पेश करने वाले हैं। हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि केजरीवाल के फैसले से कैसे 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ सरकारी खजाने को। नवभारत के पास पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। केजरीवाल और सिसोदिया ने मिलकर दिल्ली सरकार के खजाने को कैसे चपत लगाई, 2000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई। ये हम आज आपको विस्तार से बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। एक एक डिटेल है हमारे पास, पूरी रिपोर्ट, पूरा दस्तावेज है हमारे पास। तो ऑपरेशन कॉकटेल पार्ट 2 की असल में हमारे पास दो फाइल है। पहली फाइल है जो सीएजी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और ये जो आप देख रहे हैं इस समय हमारे पास, ये जो हमारे हाथ में रिपोर्ट देख रहे हैं आप, वो रिपोर्ट असल में सीएजी की वो रिपोर्ट है जो जल्द ही टेबल की जाने वाली है, पेश की जाने वाली है। और इस रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि कैसे केजरीवाल सरकार की गलत शराब नीतियों की वजह से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और ये रिपोर्ट एक तरीके से सिर्फ नवभारत के पास है, जिसमें केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की बखिया उधेड़ी गई है। हमारे पास एक दूसरी रिपोर्ट भी है जो ये बताती है कि एक तरफ तो गलत नीतियों की वजह से सरकारी खजाने को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया और दूसरी तरफ इस फैसले के जरिए कैसे शराब लॉबी को फायदा पहुंचाया गया और फिर उनसे इसके बदले 100 करोड़ रुपए वसूले गए। ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेशन कॉकटेल पार्ट 2 में। आज हम सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घोटाले से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऑपरेशन कॉकटेल पार्ट 2 में बहुत बड़ा खुलासा। नवभारत पर डबल धमाका, दिल्ली को कैसे लगा हजारों करोड़ का चूना। केजरीवाल सिसोदिया ने कैसे कराया दिल्ली का भारी नुकसान। लिकर पॉलिसी बनाकर आम आदमी पार्टी ने कैसे कमाए 100 करोड़। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगी है, लेकिन इस बार ये आरोप कोई सियासी नहीं है बल्कि देश की संवैधानिक संस्था के ऑन रिकॉर्ड दस्तावेजों में। और इसी का खुलासा है ऑपरेशन कॉकटेल पार्ट 2। आज टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा, पहली बार लिकर पॉलिसी बनाने में कैबिनेट की मंजूरी गायब। पहली बार शराब घोटाले से जुड़े डॉक्यूमेंटेड सबूत। पहली बार मुनाफे के लिए बनाई नीति से दिल्ली के नुकसान का खुलासा। पहली बार करप्शन के खेल में कैसे बनाई मनी ट्रेल। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तमाम कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। केजरीवाल कितने कट्टर ईमानदार हैं ये सच्चाई भी आज पता चल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार की लिकर पॉलिसी को लेकर जो चौंकाने वाली रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगी है वो आपके होश उड़ा देगी। साथ ही ईडी के वो दस्तावेज भी हैरान कर देंगे जिसमें करोड़ों के करप्शन की बात बताई गई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि किस तरह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नियमों को ताक पर रखा, किस तरह करप्शन के इस खेल को एक ट्रेल बनाकर अंजाम दिया, कैसे केजरीवाल और सिसोदिया ने चुपचाप नियमों में बदलाव किए,
कैसे किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने देंगे। जनाब, आप अगर सोच रहे हैं कि ये नुकसान कोई 2, 5 या 10 करोड़ का है तो ठहरिए, हम आपको असल रकम बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। दिल्ली को हुए नुकसान की असल रकम है 2000 करोड़ रुपए। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली को दारू घोटाले में पूरे 2000 करोड़ की चपत लगी। एक तरफ दिल्ली को 2002 करोड़ का चूना और दूसरी तरफ आम आदमी के फंड में 100 करोड़ की एंट्री। गंभीर घोटाले के एक और आरोपों की एक एक जानकारी बस अगले कुछ ही मिनट्स में खुलती चली जाएगी। तो नवभारत पर आज होने वाला है दिल्ली शराब घोटाले में एक बहुत बड़ा खुलासा। मूड मीटर में हम इस घोटाले की एक एक परत खोलेंगे। मेरे हाथ में वो कागजात है जो असल में सीएजी की वो रिपोर्ट है जो पेश होने वाली है, उसके कुछ अंश हमारे पास हैं और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे पास है, नवभारत के पास है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उस पर हम आगे आए और उससे जुड़ी हुई डिटेल हम आपको दिखाएं। उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सवाल क्या हैं जिन पर कि आपको घुमाना है देश का मूड मीटर। तो आज के सवाल क्या है, एक बार जरा जल्दी से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, करप्शन पर केजरीवाल की कथनी और करनी क्या बिल्कुल अलग अलग है? जवाब, इसके जवाब जो ऑप्शन है आपके पास, ए हां पूरी तरह अलग है, बी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और सब बीजेपी की साजिश है, ये है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2, दिल्ली दारू घोटाले के सबसे बड़े किरदार और राजदार क्या केजरीवाल हैं? ऑप्शन ए है हां उन्हें सब कुछ पता है, ऑप्शन बी नहीं केजरीवाल को फंसाया जा रहा है और ऑप्शन सी केजरीवाल और सिसोदिया दोनों इसमें शामिल हैं। अब सवाल नंबर 3, समन के बाद पेश न होने पर क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए? बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है हां तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, गिरफ्तारी ठीक नहीं है और ऑप्शन सी है कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर एक्शन हो तो बेहतर है। अब आइए सवाल नंबर 4 का रुख कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है कि क्या कांग्रेस ने दिल्ली में घोटालेबाजों से हाथ मिला लिया है? वो कांग्रेस जो कि आपको या आप सरकार को कोसती रहती थी, वो उसने क्या हाथ मिलाकर या गठबंधन करके घोटालेबाजों के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए है हां दोनों एक जैसे हैं और ऑप्शन बी है नहीं ये सब सिर्फ आरोप है और ऑप्शन सी है राजनीति में गठबंधन मजबूरी होती है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। और पांचवा और आखिरी सवाल क्या है, जरा एक नजर डाल लेते हैं। पांचवा सवाल है, दिल्ली में घोटाले की कीमत क्या केजरीवाल को पंजाब में भी चुकानी पड़ेगी? ऑप्शन ए है हां पंजाब में भी आपका खेल बिगड़ेगा, ऑप्शन बी है नहीं पंजाब में इसका कोई असर नहीं होगा और ऑप्शन सी है पूरे देश में इंडी गठबंधन को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये 5 सवाल है जिस पर कि आपको देश का मूड मीटर घुमाना है और आप जल्दी से वोटिंग शुरू करिए, आप बड़ी संख्या में आज वोट करिए। और हम आते हैं अब इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की तरफ। सवाल यह है कि क्या दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हो जाने दिया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ का विशुद्ध लाभ दिख रहा था? कैसे अलग अलग स्तर पर दिल्ली को 2000 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई गई, इसका खुलासा सीएजी ने किया है और जिसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है और हम आपको दिखाते हैं कि 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का पूरा ब्रेकअप क्या है, कैसे कैसे ये बड़ी चपत लगाई गई दिल्ली के खजाने को। देखिए जरा रिपोर्ट। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने सरजी को समन पर समन भेजा, पर सरजी अपनी लाइन पर डटे हैं, टस से मस नहीं हो रहे। ईडी कुछ जवाब चाहती है, सरजी सवाल लेकर बैठे हैं। जिस नीति को लेकर सरजी के सिपहसालार सिसोदिया तिहाड़ में हैं, संजय सलाखों के पीछे हैं, अब उसी शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 100 करोड़ के फंड के लिए सरकारी खजाने को 2002 करोड़ का नुकसान करा दिया गया। अब कैसे हुआ ये रफ्ता रफ्ता खेल, कैसे टुकड़ों में 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली के खाते में चस्पा कर दिया गया, ये समझिए। बही खाता ये है कि 2002 करोड़ के आर्थिक झटके के 4 चरण हैं और इन्हीं 4 चरणों में आम आदमी ब्रांड आचरण टाए टाए फिस हो जाता है। सीएजी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि शराब के ठेके नॉन कन्फर्मिंग जोन में खोल दिए गए। 67 ठेके नॉन कन्फर्मिंग वार्ड में खोले गए। नॉन कन्फर्मिंग वार्ड यानी जहां ठेके खोले नहीं जा सकते।
डीडीए और एमसीडी ने इन ठेकों पर ऑब्जेक्शन किया। मामला कोर्ट में पहुंच गया, ठेके बंद हो गए और इसकी वजह से ठेका मालिकों ने लाइसेंस फीस देने से मना कर दिया। 114.5 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये तो पहला झटका लगा। इसी तरह जब शराब के ठेकों पर पेच फंसा तो कई शराब दुकानों के मालिकों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। कायदे से इन ठेकों का टेंडर फिर से निकलना चाहिए था, लेकिन शराब दुकानों की रीटेंडरिंग नहीं हुई। इसमें अच्छा खासा समय लगा दिया गया और इस देरी की वजह से करीब 890.15 करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब अलग ही सिस्टम चल रहा था शराब दुकानों के लाइसेंस देने के नाम पर। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बात पर न सरजी के सिपहसालारों का कोई ध्यान गया। क्या इसकी वजह यह थी कि नजर अटकी थी शराब की खेल में आने वाले 100 करोड़ की रकम पर? सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के दौर में भी अच्छा खासा चूना सरकारी खजाने को लगा। दरअसल कोविड टाइम में चूंकि लंबा लॉकडाउन था, शराब दुकानें बंद रहती थीं, लिहाजा शराब कारोबारियों ने लाइसेंस फीस में छूट मांगी। हालांकि ऐसी किसी छूट का प्रावधान नियमों में नहीं था, लेकिन तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस फीस में छूट दे दी। इस छूट की वजह से करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो हर खेल सत्ता रहा, हर खेल चलता रहा। निगाहें मछली की आंख की तरह 100 करोड़ पर टिकी रही। तो क्या सूत्र तुम भी कमाओ हम भी कमाए का था? अब जरा सिक्योरिटी डिपॉजिट में हुए झोल को भी देखिए। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी बदलाव किए गए। पहले सालाना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता था। केजरीवाल सरकार ने इसे प्रो रेटा बेसिस पर फिक्स कर दिया। इस नियम की वजह से करीब 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो जो गणित आप आसानी से समझ सकते हैं, वो गणित आप यानी आम आदमी पार्टी के सीनियर मंत्री समझ नहीं सके या समझ के भी अनजान रहे, क्योंकि मामला 100 करोड़ के आम आदमी पार्टी के खाते में गिरने का था। अगर चारों स्तरों पर हुआ कुल नुकसान जोड़ दें तो यह नुकसान 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का होता है। यह तो हुई वो बात जो सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि इसमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कहां आते हैं और कैसे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से 100 करोड़ रुपए किकबैक होकर आम आदमी पार्टी के फंड में गिरे। तो ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि बीआरएस नेता के कविता ने कुछ और लोगों और आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में फेवर लिया। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए और यही आरोप ईडी लगा रही है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गलत पॉलिसी की वजह से दिल्ली के खजाने को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गलत शराब नीति, और ये गलत शराब नीति कैसे बनी, इस गलत शराब नीति को कैसे बनाया गया, इसको लेकर की भी सीएजी रिपोर्ट में बहुत सिलसिलेवार तरीके से बातें कही गई है, जिसका खुलासा मैं आगे आने वाले डिबेट के दौरान करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैसे बताया गया है कि सरकार ने, आप सरकार ने किस तरीके से जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए जो नई पॉलिसी बनाई, उसमें पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो साउथ का कार्टेल जो कि के कविता के जरिए संचालित हो रहा था, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए और उस फायदे से कट मनी के तौर पे कैसे 100 करोड़ रुपए जुटाए जाएं। क्या इस पर पूरी नजर थी? इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा है जिस पर कि हम आने वाले डिबेट के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ अभी फिलहाल कुछ मेहमान जुड़ गए हैं जिनका रुख कर लेते हैं एक बार और उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम आपको बाकी तथ्य भी इस जो रिपोर्ट में शामिल हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, प्रवक्ता बीजेपी, संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक, सबसे पहला सवाल आपसे कि अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई, इसके पहले आपने देखा कि किस तरीके से ईडी ने अपने
प्रेस रिलीज में बता दिया कि अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि कैसे के कविता के जरिए 100 करोड़ रुपए के आसपास आपकी सरकार या आपके नेताओं को दिया गया, और ये पूरी पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई कि उस लॉबी को फायदा हो और उससे फिर कट मनी लिया गया। ये सब कुछ इतना सब कुछ सामने आ जाने के बावजूद भी क्या आप वही रटा रटाया जवाब देते रहेंगे कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं? जब इतने रिपोर्ट आ गए, इतने ये नए नए ताजे ताजे खुलासे हो रहे हैं, तो इस आधार पर तो आज ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि ईडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो भी राजनीतिक दल के जैसे सीधा खुलेआम वो फील्ड में आके कर रही है। क्या देश की जनता ये बात नहीं समझ पा रही है कि एक शराब घोटाला के नाम पर पिछले कई महीनों की बात छोड़ दे, अब तो सालों में ये गिनती चली गई है, लगातार ये खेल रचा जा रहा है। क्या तमाम भ्रष्टाचारी या तमाम इस तरह के करप्शन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोग, जो विपक्षी दल के लोग हैं, वही लोग भ्रष्टाचारी हैं? क्या उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, उनको बरी कर दिया जाता है? तो क्या ये नियम होना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग नहीं हैं उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो विपक्ष के लोग हैं, इसलिए वो भ्रष्टाचार की उनको छूट मिलनी चाहिए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जितनी साफगोई से जो रिपोर्ट पन्ना दर पन्ना आप पलट के दे रहे हैं, ये तो अभी सरकार के पास होनी चाहिए, ये तो सीबीआई के पास होनी चाहिए, ईडी के पास होनी चाहिए। और इतनी जब ये तो एकदम शीशे के जैसे आप दिखा रहे हैं भाई, मीडिया के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि बाद में रिपोर्ट और बाकी सारी जगहों पे वो चीजें आती है सामने, लेकिन वो हमारे पास पहले वो रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट की हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं। रमजीत जी, आपके पास आ जाए आश्चर्य की बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाती है तो आश्चर्य की बात क्या है? तो ये तो सब कोई जानता है कि कौन देने वाले हैं, किस तरह से लीक होता है। ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है। क्या रिपोर्ट लीक हो गई? आपका सारा फोकस इस बात पे कि आपके पास रिपोर्ट कैसे आ गई, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, जो सीएजी इस देश की एक संवैधानिक संस्था वो कह रही है, उसकी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका आप कोई जवाब नहीं देंगे। आप ये इस बात पे आप जिरह करेंगे, इस बात पे सवाल उठाएंगे कि हमारे पास रिपोर्ट कैसे आ गई? जी, तमाम संस्थानें तो संवैधानिक ही हैं, संवैधानिक संस्थानों पे ही तो प्रश्न खड़ा किया गया है, उसी के अगेंस्ट में तो कोर्ट तक जाने की नौबत आई है। जिस संस्थान के द्वारा, जिसे हम संवैधानिक संस्थान और बड़े शान के साथ जिसकी गाथा गाते थे, आज उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, उसी के अगेंस्ट में पहली बार भारत के इतिहास में तो पहली बार, अभी तक तो तमाम राजनीतिक दल कोर्ट गए, कोर्ट ने भी आपसे पूछा ना कि भाई आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, आपको बार बार समन दिया जा रहा है, आप क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? तो जवाब दिया नहीं। जवाब भी तो दिया गया कि पैटर्न यही बताता है कि आप पूछताछ के नाम पे बुलाते हैं। और इससे पहले के जितने लोगों को गिरफ्तार किया, संजय सिंह को किस तरह से गिरफ्तार किया, बातचीत शुरू हुई, बातचीत करते करते लगातार पीएमएलए एक की तरह आप गिरफ्तार करते हैं। तो भाई अगर आपके खिलाफ मामले बनेंगे तो क्या आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो कर लीजिए गिरफ्तार, हम भी तो चाहते हैं, कर लीजिए गिरफ्तार। ये बात है कि आप ये चाहते हैं कि चुनाव का मौसम में गिरफ्तारी हो जाए तो कुछ सहानुभूति वोट मिल जाए आपको। पार्टी नहीं अनुजा कपूर तो इस तरह से संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करे और कर ले गिरफ्तार। अनुजा लोगों के बीच में एक मैसेज जाए। आरोप तो लग ही रहे हैं, तमाम तरह के आरोप हैं, हमने भी दिखाया, लेकिन जवाब जो आपकी तरफ से आता है वो एकदम उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि भाई आप गिरफ्तार कर लीजिए, हम पेश नहीं होंगे और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जय श्री राम। मुझे लगता है कि आरोप की बात जहां पर आती है तो वो वहां पर ये ऑलरेडी सिद्ध हो जाता है जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी बेल ले लेते हैं। बिकॉज एज अ लॉयर मैं आपको बता देती हूं, जब आप कोई गुनाह करते हैं, आप बेल उसी बयान पर लेते हैं, उसी गुनाह, उसी एविडेंस और उसी एक्ट पर लेते हैं। आपने बेल ले ली तो यहां पर हर मुद्दा वही फेल हो गया। जहां पर ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वहां पर अपने आप को गुनाहगार दिखाते हुए तभी तो बेल ली। और जैसे ही आपको बेल मिल गई, आप इस बात से पुष्टि कर लेते कि मैं अक्यूज्ड हूं, क्योंकि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर भी जब जज ने अपना रिव्यू पिटिशन के अंदर जब उन्होंने बात करी तो वहां पर भी क्या लिखा था, अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ही शुड बी कमिंग इनटू द ईडी समन्स। एजेंसीज जब बुलाती हैं तो ये नहीं जा रहे, अक्यूज अरविंद केजरीवाल। तो यहां पर ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि क्या बेल उन्होंने किस बयान पे ली और उन्होंने बॉन्ड कैसे फर्निश करे। क्योंकि जब मैं किसी को लेकर जाती हूं तो वो बेल कैसे मिलती है, मुझे लगता है सबको ये पता है, और क्यों दी जाती है ये भी पता है। क्योंकि जो एक आम आदमी है, आप और मैं होंगे
तो अगर मैंने कुछ गुनाह किया है और मुझे कोर्ट बुलाएगी या मुझे ईडी बुलाएगी तो मैं वहां जाऊंगी और प्रेजेंट होंगी और अपने साथ, जैसे कि अमित शाह और मोदी जी गए सीबीआई में और वहां जाके उन्होंने पेश हुए, एक आम जनता जिसको प्रिविलेजेस नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह कि वो इस तरह का ड्रामा कर सके, जो अपनी गद्दी को छोड़ नहीं पाए और लोगों को कहते थे कि पहले गद्दियां छोड़ो और उसके बाद बात करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, तो अपनी गद्दी पे तो चिपक के बैठे रहे और आज जिन पैसों से इन्होंने कांग्रेस को हटा दिया, ठीक है, आज वही कांग्रेस उनके हर जगह पर, उनके हर सवाल, ठीक है, सवाल ये भी है कि हालांकि जब इतने सारे सबूत, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन में इतनी सारी चीजें सामने आ चुकी है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अनुज मिश्रा हैं। अनुज, हमने जो खुलासा किया आज की, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से आप सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी तक हम सिर्फ ये जानते थे कि जिस तरीके से शराब नीति बनाई गई, नई शराब नीति बनाई गई, उसकी वजह से बहुत एक बड़े कार्टेल को बड़ा फायदा हुआ और उस फायदे में से 100 करोड़ रुपए, ऐसा आरोप है कि आपके नेताओं को या उसके इलेक्शन फंड में दिया गया। अब ये नई रिपोर्ट है वो कहती है कि वो 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक हुआ, वो जो घूस लिया गया है, वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा भी इसके रिपरकशन हुए, उसके अलावा भी बहुत सारी इसके परिणाम निकले और वो परिणाम उसमें से एक ये है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ दिल्ली के खजाने को। अब इस रिपोर्ट के बाद, इस खुलासे के बाद आपको क्या लगता है दिल्ली की सियासत और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली? जी बिल्कुल, जहां तक नुकसान की बात की जाए तो जब प्रमुख सचिव ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी, एलजी ने बाकायदा जो रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीबीआई को इस पूरे मामले में लिखा था मामला दर्ज करने के लिए, उसमें भी साफ तौर पे ये दिखाया गया था कि किस तरीके से इस नीति के बनने से कितना नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को, हजारों करोड़ का नुकसान का उसमें भी हवाला दिया गया और साफ तौर पर ये देखा गया कि किस तरीके से पॉलिसी में जो बदलाव किया गया उसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो दिल्ली सरकार के खजाने को पहुंचता है। हालांकि जो ईडी की जांच है उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इसको लेकर बाकायदा एक साजिश रची गई और ईडी ने बाकायदा इस बार अपने बयान में भी ये बात ऑफिशियल तो ये जब सब कुछ ईडी कह रही है, ये जब ईडी कह ही रही है अनुज, तो ये कह रही है, तो ये क्या हम ये समझें कि अब ईडी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहुत करीब है? जी देखिए, इस बाबत ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ ईडी नहीं कह रही है, लेकिन जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल के लिए आगे आने वाला समय आसान नहीं होगा और यही वजह है कि खुद केजरीवाल इस बात को समझते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जाहिर तौर पर ईडी के पास तमाम सबूत है, तमाम एविडेंस है और उस एविडेंस के बेसिस पर ही ईडी लगातार केजरीवाल को सम्मन कर रही है। 9वां सम्मन है जिसमें कल केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि केजरीवाल इस 9वें सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से केजरीवाल भी भली भांति वाकिफ है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन एक बार फिर से जरा रुख करते हैं अपने मूड मीटर का कि देश का मूड मीटर कितनी तेजी से घूम रहा है, अभी तक कितने लोगों ने वोट किया और क्या रुझान क्या बता रहे हैं, जरा एक बार इस पर भी नजर डाल लेने की जरूरत है। हमने आपसे कई सवाल किए हैं, 5 सवाल किए हैं और उसमें से जो पहला सवाल है जरा उसका रुझान एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 था कि करप्शन पर केजरीवाल की कथनी और करनी क्या बिल्कुल अलग है? जवाब में क्या कह रहे हैं लोग? हाँ, पूरी तरीके से अलग है, यानी कि कथनी और करनी, जो करते हैं और जो कहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। ऐसा मानने वाले लोग 98% है, ऐसा नहीं है ये मानने वाले लोग सिर्फ 1.5% से भी कम हैं और सब बीजेपी की साजिश है ऐसा कहने वाले लोग और भी बहुत कम हैं, सिर्फ 1% से भी कम है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लोगों की राय किस तरीके से इस पर किस रूप में सामने आ रही है। इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि ये आंकड़ा देखने के बाद भी आपके प्रवक्ता या आपके जो समर्थक हैं वो यही कहेंगे कि केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन मैं आपको आज एक और रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये तो बताया ही गया है कि 2000 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है दिल्ली के खजाने को। साथ ही साथ इस बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से
जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी उसको खारिज करके उसमें बदलाव करके और एक जो नई जीओएम बनाई गई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने जो सिफारिश की, वो कैसे उसके जरिए एक जिस तरीके से उसको लागू किया गया उससे कैसे नुकसान हुआ, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी की जो शुरुआती रिपोर्ट थी वो कहती थी कि जो होलसेल का काम है, शराब के होलसेल का काम, वो राज्य की जो ओन्ड कंपनी है, जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसके हाथों में होना चाहिए। यानी कि ताकि इसमें किसी तरह की मिलावट या किसी तरीके की डुप्लीकेट जो शराब है वो मार्केट में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि इस पर कब्जा जो है वो राज्य संचालित कंपनियों का होना चाहिए, स्टेट ओन्ड कंपनी होनी चाहिए। लेकिन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपने मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई नई शराब नीति लाने के लिए, उन्होंने क्या किया उसकी जगह? उन्होंने कहा कि शराब का होलसेल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उन्होंने पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में देने की सिफारिश कर दी और इसको मान भी लिया गया। नतीजा क्या हुआ वो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। अभी बहस के दौरान वो सारी बातें निकल कर आएगी। दूसरा जो रिकमेंडेशन था क्या था? एक्सपर्ट कमेटी ने बताया कि एक आदमी को 2 से ज्यादा ठेके नहीं दिए जाएं। यानी कि ये पहले से भी ये पॉलिसी चली आ रही थी इनफैक्ट, जिसको कि इसने कंटिन्यू करने की सिफारिश की थी। लेकिन जो जीओएम की रिपोर्ट थी, यानी कि जो मिनिस्टर्स ने कहा, वो उन्होंने क्या कहा? एक आदमी को 1-2 ठेके नहीं बल्कि 2 जोन का ठेका दिया जा सकता है। और 2 जोन में कितने ठेके होते हैं? एक जोन में 27 ठेके होते थे, यानी कि एक आदमी को 54 ठेके मिल सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये क्यों किया गया होगा। जाहिर सी बात है कि एक बड़े कार्टेल को फायदा दिलाने के लिए ये फैसले लिए गए और इस तरह की सिफारिश की गई। अब तीसरी सिफारिश क्या थी जरा देखिए। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि एक वार्ड में 3 प्राइवेट और 1 सरकारी ठेका मंजूर होना चाहिए, मतलब दिया जाना चाहिए। और इस हिसाब से उस समय जो है वो वार्ड को एक कंस्टिट्यूएंसी के तौर पे देखा गया और कहा गया कि एक कंस्टिट्यूएंसी में 4 ठेका, यानी कि उस हिसाब से 70 कंस्टिट्यूएंसी में 280 ठेके आसपास, 280 के आसपास ठेके हो सकते हैं। लेकिन जो जीओएम की रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो कहा, उसके हिसाब से दिल्ली को उन्होंने 32 जोन में बांटा और उस तरीके से उन्होंने कहा कि एक जोन में उन्होंने 9 वार्ड बनाए और हर वार्ड में उन्होंने एक फैसला किया कि 3 ठेके दिए जाएंगे और इस तरीके से ठेकों की संख्या बढ़ाकर करीब 850 कर दी गई। अब आप सोचिए कि कहां 280 और उसके मुकाबले 850 ठेके। आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर इस शराब के धंधे से पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की जो चौथी सिफारिश पर जरा गौर करिए। उसने कहा था कि एक्साइज ड्यूटी प्रति बोतल के हिसाब से ली जाए, जो कि पहले से भी ऐसे ही ली जाती थी। लेकिन जो जीओएम की रिपोर्ट थी उसमें क्या किया गया? उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, पिछले साल जितनी बिक्री हुई है उस पर 10% का इंसेंटिव लगा दिया जाए और एक बार सारा जो एक्साइज ड्यूटी है वो कलेक्ट कर लिया जाए। और उसके बाद जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, उनको कितनी भी शराब बेचने की छूट हो और इस पर किसी तरीके से कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यानी कि कहां हर बोतल का हिसाब होना था और कहां उन्होंने एक लमसम अमाउंट लिया और उनको खुली छूट दे दी कि जितना चाहो उतना शराब बेचो दिल्ली में। उसके बाद पांचवी सिफारिश क्या थी? एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि खुदरा बिक्री में भी सरकारी कंपनियां शामिल होनी चाहिए, जैसा कि पहले भी था। आपको जैसा हमने पहले बताया था कि 3 प्राइवेट और 1 सरकारी कंपनी होती थी खुदरा में भी। लेकिन उन्होंने जो जीओएम की रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं, खुदरा बिक्री पूरी तरीके से निजी हाथों में होनी चाहिए। और वो कैसे उन्होंने कहा और कैसे उसको बांटा गया वो हमने आपको बताया कि एक आदमी को 54 ठेके लेने की छूट दे दी गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में एक मोनोपोली क्रिएट हुई, एक बड़ा कार्टेल क्रिएट हुआ, जिसने कि दिल्ली से बहुत बड़ा पैसा कमाया इस तरीके से शराब बेच करके। और जो बड़ी कमाई थी उसका एक बड़ा हिस्सा आपको इलेक्शन फंड में दिया गया या आपके नेताओं तक पहुंचाया गया। ये आरोप है ईडी का और ईडी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया है कि कैसे जो पैसे कमाए गए गलत तरीके से उसको आपके नेताओं तक पहुंचाया गया। संगीत रागी, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार नए तथ्य, नए फैक्ट्स आ रहे हैं। बावजूद इसके आपके प्रवक्ता जब भी आते हैं हमारे डिबेट में, उनका एक रटाया बयान होता है कि ये सारी बातें बेबुनियाद है, अगर ऐसा है तो गिरफ्तार कर ले। भाई अगर लगता है आपको कि ये सही अप्रोच है, सही जवाब है? देखिए रंजीत जी, ये दूसरा बहुत बड़ा खुलासा आपने किया है। जब शीश महल का खुलासा आपने किया था तो अरविंद केजरीवाल ने जो एक आवरण ओढ़ रखा था, मैं उसे बार बार कहता हूँ, ईमानदारी का जो बुर्का था, उसे नवभारत टाइम्स के उस समय ने
एक्सपोज कर दिया था, उसे उतार दिया था। हमें देश को और पूरी दुनिया को पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति को की गंदगी को साफ करने आए थे, वो उस राजनीति की गंदगी में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि वो कीचड़ में पूरी तरह से सने हैं। उनका चेहरा जो है, अक्स जो है, वो पूरी तरीके से गंदा हो चुका है। आज के दिन में वो ईमानदारी की बात करने के लायक नहीं बचे हुए हैं, ये साफ साफ दिखता है। दूसरी बात, मुझे लगता है आपने आज के एक्सपोजे में बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है कि शराब नीति में एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए, कोई भी नीति खराब हो सकती है, कोई भी नीति गलत हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि हर नीति जो है वो सक्सेसफुल हो। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, आपने किस नीयत से ऐसा किया। और सीएजी की रिपोर्ट से और जो ईडी ने जो अभी तक जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं, कोर्ट में जो कोर्ट के सामने जो बात रखी गई है, उससे दो बातें, तीन बातें बहुत साफ है। पहली बार पिछली दफा हाईकोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल इस घपले में, घोटाले में सम्मिलित है। महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने कहा कि भाई मनी ट्रेल, शुरू में ऑब्जर्वेशन जरूर दिया था कि मनी ट्रेल का कोई है हिसाब या नहीं है, आपके पास सबूत है या नहीं, और ये ट्रायल कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ऐसी एक प्रकार की संभावना व्यक्त की थी। लेकिन बाद में मनी ट्रेल को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, ये ध्यान देने जरूरी बात है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए ईडी का समन को विरोध कर रहे हैं ताकि ईडी जो है उनके घर जाकर के और उनको पकड़ करके उनको जेल में डाले। ऐसा करने से वो राजनीतिक नफा नुकसान देख करके वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, चुनावी यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनावी सीजन में उसे भुनाने की कोशिश करेंगे, वो फायदा होगा। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये एक ऐसा चीज है जो करप्शन का मुद्दा ऐसा है जिसमें कोई सिंपैथी वेव नहीं होती है। बिल्कुल संगीत रागी, इसी सवाल का जवाब जो सवाल हमने आपसे किया, उसी सवाल का जवाब हमने लोगों से भी जानना चाहा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि मूड मीटर में सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं, बल्कि लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी क्या सोचता है इसको लेकर, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनिए। सवाल नंबर 2 के जवाब में, सवाल नंबर 2 हमारा ये था कि दिल्ली दारू घोटाले के सबसे बड़े किरदार और राजदार क्या केजरीवाल हैं? लोग कह रहे हैं, 75% लोग कह रहे हैं कि जी हां, उनको सब कुछ पता है और केजरीवाल सब जानते हैं। नहीं, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ऐसा मानने वाले लोग 2% से भी कम हैं। और केजरीवाल और सिसोदिया दोनों शामिल हैं, ये मानने वाले लोग 22% हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो 2% को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग ये मानते हैं कि इसमें केजरीवाल और सिसोदिया दोनों शामिल हैं और इन्हें एक तरीके से इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सवाल नंबर 3 भी एक बार रुझान देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में हमने पूछा कि समन के बाद पेश न होने पर क्या केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये वो सवाल है जिसको कई दिनों से पूछा जा रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अगर इतने सारे सबूत हैं तो। लोग क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि हां, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा मानने वाले लोग करीब 100% लोग हैं। 98.7 यानी कि करीब 99% लोग मानते हैं कि हां, उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं हो ऐसा मानने वाले लोग 1% के आसपास हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार हो, उसके बाद एक्शन हो, ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम नहीं के बराबर है। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक तरफा जनमानस है इस सवाल पर कि क्या केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस जनमानस के साथ वरुण पुरोहित, आपने जब देश ऐसा सोच रहा है, आम लोग ऐसा सोच रहा है, तो आपने केजरीवाल से हाथ मिला के उनके साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि आपने गलत फैसला किया? रंजीत कुमार जी, सबसे पहले तो अमल की एकादशी की आपको शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। इसको अमल न समझा जाए, राजस्थान में अमल अफीम को कहते हैं, वो न समझा जाए। देखिए, पब्लिक की बात आपने की, पब्लिक में एक परसेप्शन हो चुका है सेंट्रल एजेंसीज के लिए कि वो बदनाम हो गई बॉन्ड परिवार के लिए, सारी सेंट्रल एजेंसी। मैं बात कर रहा हूं, देखिए पूंजीवाद के इस दौर में कोई भी आदमी फ्री में चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी की रैलियां या जितने भी प्रोग्राम कराते हैं फ्री में नहीं हो रहे, ये भी कहीं ना कहीं से चंदा या पैसा किसी ना किसी रूप में लेते हैं। जो कई घोटाला करके पैसा नहीं लेता कोई साहब, और घोटाला करके अगर पैसा लेगा, घोटाला करके पैसा लेगा तो उसकी सजा होगी। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया घोटाला करके तो ठीक है? हाँ, मैंने कहा ना,
मेरी बात तो सुन लो, आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं कह रहा हूं आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मीडिया का है। बोलिए ना, बोलिए ना। मीडिया जुडिशरी चला रही है पॉलिटिकल सिस्टम को, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सारी पार्टियां जो हैं वो एक तरह से दूध की धुली हुई नहीं है। अब आप बात करो केजरीवाल वाले मैटर की, देखिए पब्लिक एक्सचेकर को अगर कोई चूना लगाता है तो डेफिनेटली क्राइम है। और बीजेपी में जैसे भ्रष्टाचारियों के आरोप लगते हैं, बीजेपी में जाए क्लीन चिट, अभी केजरीवाल बीजेपी में चल जाए तो क्या क्लीन चिट दे देंगे क्या? दूसरी बात, जो प्रक्रिया की है, ईडी आम आदमी भ्रष्टाचार करता है तो आपने भी क्लीन चिट दे दिया। 10-10 संबंध नहीं, वो आपके साथ मिल गए तो आपने भी क्लीन चिट दे दिया फिलहाल उनको। मेरी बात तो सुन लो आप। नहीं, आप ही कह रहे हो, मैं तो आप ही की बात से जी उस पर भी आ जाऊंगा, मेरी बात तो सुन लो रंजीत कुमार जी। मेरे आप जनता की सुन रहे हो, मैं भी जनता का ही आदमी हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है। इतने समय तक आप संबंध देती जा रही है ईडी। आम आदमी भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए बैठी रहती है क्या कोई भी संस्था 1 महीने 1 साल तक कि भाई हम पकड़ेंगे इसको, ईडी देंगे? दूसरी जो सम्मन की प्रक्रिया है, आप बताइए इतने सम्मन किसी आरोपी को, और आपने देखा टेनी का बेटा जो मर्डर आरोपी, कभी मर्डर आरोप में देखा सम्मन देते आपको? पुलिस फट उठा लेती है रात में भी जाके। तो ये जो देश की प्रक्रिया चल रही है देश के अंदर पिछले 10 साल से, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। रही बात कांग्रेस ने समझौता क्यों किया केजरीवाल से, देखिए बीजेपी ने भी किस किस से समझौते नहीं किए। पीडीपी से जीडीपी बढ़ाई, कश्मीर में फिर तोड़ दिया, और अभी कितने कितने भ्रष्टाचारी आरोप लगाते थे उसमें ले लिए। तो ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अनुसार समझौते होते हैं। ये सारी पार्टियों के लिए, कांग्रेस को आरोपित मत करिए इस बात में। और अच्छा, कांग्रेस ने इसलिए समझौते आपने मान लिया कि चूंकि ये राजनीतिक जरूरत है इसलिए हमने हाथ मिला लिया, तो इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं देखा जाना चाहिए, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप फिर तो ये आरोप कल को बीजेपी पे नहीं लगाएंगे ना, जो आप वॉशिंग मशीन वाली बात कहते हैं। कोई नहीं पूछ रहा, फिर तो आप भी उसी खेमे में आप भी खड़े हैं। नहीं, बीजेपी तो सारे कांग्रेस के आदमी लेकर, सारे जो जिन पे आरोप लगाती लेके चल रही है। खुद का तो सामान ही नहीं है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नहीं लीडरशिप की। कितने लोग रह रही है, कितनी पार्टियों को तोड़ दिया, कितने उनके साथ कह रहे हैं। आप इसका जवाब बोल दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि क्या क्या कांग्रेस ने दिल्ली में घोटालेबाजों के साथ हाथ मिला लिया है? क्या लोग ऐसा सोचते हैं? लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। दिल्ली के लोग ही, मैंने ये जो आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, ये दिल्ली के लोगों के वोट हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ दोनों एक जैसे हैं। ऐसा मानने वाले लोग करीब 88% हैं। नहीं, ये सिर्फ आरोप है, ऐसा मानने वाले 2% लोग हैं। और राजनीति में गठबंधन मजबूरी है, ऐसा मानने, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी बात को मानने वाले लोग करीब 6% हैं। ये है दिल्ली के लोगों की राय। देश के लोगों की राय भी मुझे लगता है इससे बहुत ज्यादा इतर नहीं होगी। जरा एक 5वें सवाल का भी फटाफट एक बार रुझान देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस पे। दिल्ली में घोटालों की कीमत क्या केजरीवाल को पंजाब में भी चुकानी पड़ेगी? इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं लोग, जरा देखिए। हाँ, पंजाब में भी आपका खेल बिगड़ सकता है इससे, ऐसा मानने वाले लोग 76%, 76.5% हैं। नहीं, पंजाब में इसका कोई असर नहीं होगा, करीब 7.5% लोग ऐसा मानते हैं। और पूरे देश में इंडी गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसा मानने वाले लोग 16% हैं। तो लोगों की राय क्या है इन सवालों पे, ये हम आपको बता रहे हैं देश के मूड मीटर में। हमारे और हमारे पैनलिस्ट के अलावा लोगों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लगातार वोट करते रहिए इस मुद्दे पे। एक बार संगीत रागी का और रुख करते हैं। संगीत रागी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत कम है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो ईडी का जो समन है, मुझे लगता है क्या जो रूल ऑफ लॉ है और इक्वलिटी प्रिंसिपल है, वो सब्सटेंस और प्रक्रिया दोनों पर लागू होती है। एक सामान्य व्यक्ति होता तो उसे 9 समन नहीं भेजा जाता, 1 समन और 2 समन के बाद यदि वो हाजिर नहीं होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। हाँ। इसलिए अरविंद केजरीवाल के वाकई यदि ईडी के पास सब्सटेंशियल प्रूफ है, तो उस अरविंद केजरीवाल को बिना देर किए हुए तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संजीव कौशिक, नहीं तो ये बातें घर करती जा रही है कि स्ट्रेटजी आप लोगों ने बना रखी है कि गिरफ्तारी के अलावा, और वो भी उनके घर से गिरफ्तार कर ले अगर ईडी, ताकि वो अपने को बता सकें इस चुनावी मौसम में कि भाई देखो हमारे साथ क्या जोर ज्यादती हो रही है। क्या आप लोगों ने यही स्ट्रेटजी बनाई है या कुछ और है? पहले यहाँ तय कर लिया जाए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। क्या इसलिए गिरफ्तार नहीं की जा रही है कि राजनीतिक लाभ मिलने लगेगा उनको, राजनीतिक लाभ ले लेंगे वो, इसलिए गिरफ्तार नहीं की जा रही है? और रागी जी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेना चाहिए। रागी जी कह रहे हैं कि उनका चेहरा गंदा हो चुका है। अरे साहब, देश के प्रधानमंत्री जब उंगली उठा के कहते हैं कि 70,000 करोड़ भ्रष्टाचारी ये आदमी है, और पता चलता है कि 3 दिनों के बाद में उप मुख्यमंत्री बना देते हैं अपने ही पार्टी की सरकार में, तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी को आत्मसात करने वाला कौन है? हलक से नीचे उतरता कैसे है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 2014-2019 में जितने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, अपने हलफनामा को एक बार जब रिपोर्ट निकाल के देखेंगे एडीआर की रिपोर्ट में, तो साफ दिखाई देगा कि 10%, 20%, 50%, 100%, 336% तक उनकी आमदनी बढ़ी और रुपए बढ़े हैं। कहां से बढ़ेंगे? किसको लुटाया इन लोगों ने? इसके बारे में बात नहीं करेंगे। केवल और केवल करप्ट विपक्षी पार्टियां,
पकड़ो, जेल में ठूसो, या तो तोड़ दो, नहीं तो अपने तरफ मोड़ लो। नहीं, यही एक बात अभियान नहीं है। तो ठीक है, तो मतलब आप अगर यानी कि अगर आप विपक्षी पार्टी हैं तो आपकी सारी करतूतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए ना, जो करना है वो कीजिए ना। देश की जनता देख रही है बड़े गौर से कि 10 सालों में एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं निकला जो करप्ट हो और उसके ऊपर ईडी दौड़ा हो, उसके ऊपर सीबीआई दौड़ा हो। एक भी ऐसा आदमी नहीं निकला जिसके ऊपर उंगली उठाया जाए। और इतनी संपत्तियों का इजाफा लगातार लगातार। आप अगर आपको अगर ऐसा लगता है तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? आप लोग शिकायत करिए ना। सिर्फ यहाँ तो कोर्ट भी है, कोर्ट भी ये तो सुओ मोटो लेने वाली संस्थाएं भी इस देश में है। आप लोग भी शिकायत करते हैं, आपकी भी दो जगह सरकार है, वहां भी कुछ हो रहा होगा, वहां भी करते, बाकी रहा है ना। बाकी जगह विपक्ष की सरकार है, उनको करना चाहिए। यही तो अगर घोटाला हो रहा है तो आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? बड़ी आसानी से यही बात कह दी जा रही है कि हर मामले में आपको दिखाई दे तो आप भी चले जाएं। अरे साहब, इसीलिए तो संवैधानिक संस्थानों की बात हो रही है कि सब पर कॉकस बना के रखा है इन लोगों ने। अच्छा, तोता बना के रख दिया है, जब चाहा जहां यही बात, कुल मिलाकर यही बात है ना कि आप पर जब भी आरोप लगेगा आप उसको इसी तरीके से खारिज कर देंगे कि भाई ये तो सरकारी ज्यादती है, ये तो जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। बाजीगरी हम नहीं कर रहे हैं। ईडी के रिकॉर्ड, ईडी के कन्विक्शन रेट की आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं सदन में बैठ करके। जब उनसे कन्विक्शन रेट के बारे में पूछा जाता है, तो आज तो हमने सीएजी की रिपोर्ट दिखाई आपको। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि आप लोगों ने जानबूझकर इस तरीके की पॉलिसी बनाई जिससे कि लोगों को एक खास वर्ग को, एक खास तबके को फायदा हो, एक कार्टेल को फायदा हो, मोनोपोली क्रिएट हो और उसका फायदा आपको मिले। किस विपक्षी पार्टी के पक्ष में सीआईडी और ईडी रिपोर्ट दे रही है? सारा तो विरोध में ही दे रही है। सारी विपक्षी पार्टियां ही तो करप्ट है। 95% जो ईडी कार्रवाई करती है उसमें से सारी विपक्षी पार्टियां होती है और उन 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर जो कार्रवाई होती है। ठीक है, हमारे पास आज बहस में मूड मीटर में इतना ही वक्त था। हम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और अभी ये वक्त है कि हम अपने आज के लकी वोटर्स का नाम अनाउंस करें। आज के जो 4 लकी वोटर्स जिनको आज इनाम मिलता है वो हैं NS भटनागर, दिल्ली के हैं और इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। निर्मला कुमारी बिहार से हैं, 2157 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। ये आज के 2 लकी विनर ये हैं और अगले 2 लकी विनर हैं, लकी वोटर हैं वंदना सिंह पंजाब की हैं 2038 और धीरेन्द्र चौधरी गुजरात से हैं 0168। ये इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हमने बता दिया। ये आज हमारे 4 लकी वोटर हैं जिनको मिलेगा इनाम। तो आज बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े और आपने वोट भी किया। हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले शोज में भी आप इसी तरीके से बड़ी संख्या में जुड़ें और वोट करें, क्योंकि मूड मीटर में जितनी राय हमारी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी राय। आप और हम मिलकर तय करते हैं इस देश का जनमानस, इसलिए जरूरी है कि आप इसके साथ जुड़ते रहें। आज इतना ही मूड मीटर में, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे।